हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के यूनिट 2 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हम लोग देखे थे अर्लियर लास्ट क्लास में कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके सही या गलत होने से आगे चल के हमारा हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि यूजेनिक्स होता क्या है। एक्चुअल में ये यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आज के मॉडर्न साइंस में हम लोग जान चुके हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेस में हमारा हेरिडिटी फैक्टर, ठीक है, हेरिडिटी फैक्टर मतलब हमारा पेरेंट्स का जीन, हमारे पेरेंट्स का डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी डिजीज़ेस के ऑकरेंसेस के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से यूजेनिक्स को अप्लाइड करें ह्यूमन लाइफ में और उसके सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो बहुत सारे डिजीज़ेस ह्यूमंस में होने के लिए हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे चल के यूजेनिक्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेस हैं जो कि पेरेंट्स से पापा या मम्मी से जीन्स ट्रांसमिशन के समय पे बच्चों में आ जाती है। ठीक है, कभी कभी वो बीमारी कई पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते जाती है। अगर उसका सही तरीके से टेस्टिंग ना करवाया जाए या उसका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन ना करवाया जाए तो वो बीमारी कई जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही चलते रहती है। ठीक है, तो इन सभी का स्टडी कहलाता है यूजेनिक्स। ठीक है, अपन देखते हैं यूजेनिक्स का नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन। In the 1880, सर फ्रांसिस गैल्टन, अ कज़िन ऑफ चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं, जिसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कि जीवन का थ्योरी है ना, लाइफ का थ्योरी, कि कैसे ह्यूमन रेस आगे बढ़ा, कैसे बायोलॉजिकल थिंग्स आगे बढ़ी, उनकी थ्योरी उन्होंने दी है। तो उनके कज़न जो थे, ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेनिक्स। ठीक है, इन्होंने ही यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट लाया था। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। उनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यूजेनिक्स मीन वेल बॉर्न। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था, वेल बॉर्न से। ठीक है, यूजेनिक्स। ठीक है, तो ये चाहते थे कि ह्यूमन लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूजेनिक स्टडी के जरिए वेल बॉन्ड क्रिएट किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। सर गैल्टन फोकसेस हिज रिसर्च टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ मैन। ठीक है, ये चाहते थे कि अच्छा ब्रीड तैयार हो इंसानों का। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि कभी भी कोई पौधा ग्राफ्ट किया जाता है ना। आप लोग देखे होंगे कि एक पौधे को कलम करके दूसरे में लगा देते हैं ग्राफ्ट करके। तो उसके लिए हम लोग कोई भी पौधा नहीं चुन लेते हैं, बल्कि सबसे बेस्ट क्वालिटी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एनिमल्स में भी अगर अपन देखते हैं कि अगर हम लोग ब्रीड कराने की कोशिश करते हैं तो हम लोग सबसे बेस्ट क्वालिटी को चूज़ करते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन लाइफ में भी हम लोग यूजेनिक स्टडीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग अच्छा ब्रीड ह्यूमन या अच्छा डिजीज़ रहित या अच्छा हेल्थ वाला ब्रीड को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, while doing his research and various data analysis, he found that there is a strong relationship between disease and genetic structure. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और स्टडी से उनको ये समझ में आ चुका था कि सही में हमारे जो बीमारियां हैं उनका कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर से है। ठीक है, हो सकता है पापा मम्मी को वो बीमारी होगी तो वो जेनेटिकली हमको मिल गई है, और अगर हम लोग प्रीडिस्पोज हो चुके हैं उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास 50% वो जेनेटिक फैक्टर काम कर दिया है, और 50% फैक्टर अगर हमको एनवायरनमेंट से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से, अपने ऑक्यूपेशन से अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली वो डिजीज़ होगी, हमको डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों का स्टडी कहलाता है यूजेनिक्स। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ
कि मान लो किसी के फैमिली हिस्ट्री में रहा है कि उनके फैमिली के 2 जनरेशन में कैंसर रहा है, ठीक है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि उसके आने वाले जनरेशन में भी 50% चांसेस है कि कैंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जेनेटिकली उसको मिल चुका है। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारे जेनेटिक स्टडीज़ हैं, टेस्टिंग्स हैं बहुत सारे, उसके ज़रिए हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या वैसे जीन्स हम में अवेलेबल हैं। सेकेंडली, अगर हम लोग को पता है कि हम लोग ऑलरेडी रिस्क फैक्टर में हैं कैंसर के, और अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल को अच्छा बना लेते हैं, तो डेफिनेटली है कि हम लोग उस रिस्क को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग उस लाइफस्टाइल को चेंजेस नहीं करेंगे, टोबैको यूज़ नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली है कि कैंसर हम लोगों को होगा, ठीक है। देन है यूजेनिक्स मेक्स ऑल एफर्ट टू स्टडी द इनबॉर्न ट्राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। इनबॉर्न ट्राइट्स जो है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए है। आफ्टर ऑल गुड एंड बैड क्वालिटीज़ गेट द बेस फ्रॉम फैमिलीज़, ठीक है। जितने भी तरीके की क्वालिटीज़ हम गेन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से ही, फैमिली से ही हमको मिला हुआ होता है। इफ़ अ कपल प्रोड्यूस अ साउंड हेल्दी चाइल्ड दैट इन टर्न हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ मैन इन अ कंट्री, अगर एक कपल के अच्छे बच्चे होते हैं, हेल्दी बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इन बच्चे जो भी पैदा हुए हैं इनका फ्यूचर आने वाला जनरेशन भी काफ़ी हेल्दी होगा, ठीक है। इफ़ कपल प्रोड्यूसेस डीजनरेटेड चाइल्ड इट लीड्स टू हेल्थ बर्डन फॉर द कंट्री, एंड इफ़ इट इज़ इन लार्ज नंबर इट हार्म्स द ग्रोथ ऑफ कंट्री। और अगर जो कपल्स हैं वो बहुत ही बीमारू बच्चा लाते हैं, ठीक है, पैदा होता है अगर वो बहुत सारी डिजीज़ के साथ, तो वो हमारे देश के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए एक तरीके का बर्डन भी हो सकता है, ठीक है, स्पेशली जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा किसी कंट्री में हो जाए तो, ठीक है। इन सिंपल टर्म, एवरी फैमिली एंड एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम ऑफ यूजेनिक्स। बहुत ही अच्छी बात कि सारे फैमिली में, सारे कंट्री में अलग अलग तरीके का यूजेनिक्स फैक्टर्स है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि कई लोगों के फैमिली में डायबिटीज़ है, तो उनके दादा को भी है, उनके बच्चों को भी है, फिर अब हमारी जनरेशन को भी होगा, हमारे बच्चों को भी हो सकता है। 3-4 जनरेशन आप लोग देखे होंगे कि सेम डिजीज़ होगी, कि किसी के फैमिली में कैंसर आया था तो उनके कोई दूर के कज़न को भी कैंसर हुआ, फिर उनके दूसरे रिलेशन को भी कैंसर हुआ। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसका ऐसे डिजीज़ में बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। और कई बार कई कंट्री का, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन है कैंसर हो गया, ठीक है, जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया हो गया जो जेनेटिकली कई कम्युनिटीज़ में हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि कई स्टेट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अलग तरीके की बीमारी दिखेगी जेनेटिकली, दूसरी जगह पे अलग दिखेगी। इवन कई बार कई लोकेलिटीज़, ठीक है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो महासमुंद बेल्ट, छत्तीसगढ़ बेल्ट, धमतरी बेल्ट, महासमुंद, रायपुर, ठीक है, ऐसे सब जगह पे बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। कई बार देखने को मिलता है कि कोई खास डिजीज़ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, दूसरे कम्युनिटी में वो डिजीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन इस कम्युनिटी में खास तौर पर वो डिजीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। द नेक्स्ट अपना है डेफिनेशन, द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग अ पॉपुलेशन बाय कंट्रोलिंग ब्रीडिंग टू इंक्रीज द ऑकरेंस ऑफ डिज़ायरेबल हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक ऐसा साइंस है जो कि हमको इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है इम्प्रूव करने में पॉपुलेशन बाय कंट्रोल ब्रीडिंग, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कंट्रोल ब्रीडिंग। हम चाहते हैं कि ऐसा ब्रीड हो, ऐसे कपल्स बच्चे पैदा करें जो कि पूरी तरीके से हेल्दी हों, ठीक है, टू इंक्रीज द ऑकरेंस ऑफ डिज़ायरेबल हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ताकि हम लोग जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको बचा के रखा जा सके, एक अच्छे हेल्थ को बचा के रखा जा सके। द नेक्स्ट डेफिनेशन है द स्टडी और बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटीज़ ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज और ह्यूमन पॉपुलेशन स्पेशली बाय सच मीन्स एज discouraging reproduction by person having genetic defect
और प्रेज्यूमिंग टू हैव इनहेरिटेबल अनडिज़ायरेबल, ठीक है, अनडिज़ायरेबल ट्राइट्स जैसे कि नेगेटिव यूजेनिक्स, और एनकरेजिंग रिप्रोडक्टिव ऑन बाय पर्सन्स प्रेज्यूमिंग टू हैव इनहेरिटेबल डिज़ायरेबल ट्राइएट पॉजिटिव यूजेनिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जो कि किसी भी एक रेस की या किसी भी ह्यूमन स्पीसीज़ की रिप्रोडक्टिव क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, और डिस्करेज कर सकता है ऐसे चीज़ों को जो कि कहीं ना कहीं इनहेरिटेबल कंडीशन में हम लोग को बार बार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन। देन है प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स। ये जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों में 1880 में जब इसको पहली बार थ्योरी दिया गया था, तब से लेके आज तक बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे खोज इसके में किए गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके ज़रिए हम लोग ये डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारा स्टडीज़ में किया जाना बाकी है। और दूसरी बात ये कि जेनेटिक जो डिज़ीज़ को बचाना है, प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, इसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में हर तरफ ईज़िली असेस नहीं है, ठीक है। तो अपन कैसे कैसे जेनेटिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? आइडेंटिफाई जीन म्यूटेशन, ठीक है, हमारे जीन में कोई म्यूटेशन हुआ है क्या, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। देन है सेकंड जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, बहुत सारे टेस्टिंग मेथड अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम लोग जान सकते हैं कि क्या हमारा जीन सही है। देन है थर्ड जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, अगर डिजीज़ आइडेंटिफाइड हो जाती है बेस्ड ऑन जेनेटिक टेस्टिंग या स्क्रीनिंग, जो भी प्रोसीजर अपनाया गया हो, तो हम लोग कपल्स को काउंसलिंग करके डिजीज़ बर्डन को कम कर सकते हैं। देन है फोर्थ अवॉइड कॉन्सिजीनियस मैरिज, ठीक है, कई सारे इंडिया में भी वर्ल्ड में भी बहुत सारे कस्टम हैं कि कज़न से या फर्स्ट रिलेटिव से, मामा से, इस तरीके से शादी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ही फैमिली में अगर कैरियर जीन हो जाता है, ठीक है, अगर वो बीमारी फैमिली में है ही, तो ज़्यादा चांसेस होगा कि हस्बैंड और वाइफ अगर वो जीन कैरी कर रहे हैं तो उनका बच्चा जो है वो जेनेटिक डिजीज़ को भी कैरी करेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अपन उसके बारे में देखेंगे। देन है फिफ्थ है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिजीज़ है जिसको कि हम लोग स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सेफ्टी डिवाइस यूज़ करके स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन है सिक्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों को इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना है और उसका सही ट्रीटमेंट देना है ताकि इसके डैमेज को रोका जा सके। देन सेवन है जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है, जेनेटिक स्क्रीनिंग हमको पता है कि किस फैमिली में या किस कम्युनिटी में या किस लोकेलिटी में, किस कंट्री में क्या जेनेटिक डिजीज़ ज़्यादा है, तो हमको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डिफेक्टिव जीन्स वाले पर्सन को खोजना ताकि उनका फ्यूचर में मैरिज को सेम जीन वाले पर्सन से रोका जा सके, ठीक है। उसके लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिकली स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कैसे प्रिवेंट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आइडेंटिफाई जीन म्यूटेशन, ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं हमारा जीन म्यूटेंट तो नहीं हो गया है, म्यूटेशन तो नहीं हो गया है। अभी आप लोग नोवेल कोरोना वायरस में आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि जीन जो है जो वायरस जो है वो अपना स्ट्रक्चर को बार बार बदल रहा है ना। जब उसको कुछ प्रॉब्लम सामने आता है तो वो अलग वेरिएंट में आ जाता है। आप लोग को पता होगा इंडियन वेरिएंट भी मिल चुका है, ब्रिटेन वेरिएंट भी मिल चुका है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे म्यूटेशन उसमें हो चुके हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जाए, ठीक है। तो देखते हैं आइडेंटिफाई जीन म्यूटेशन। चेंज इन जीन स्ट्रक्चर कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है, जीन के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का बदलाव को क्या कहलाया जाएगा, म्यूटेशन कहलाया जाएगा। परमानेंटली चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है, हमको पता है कि बहुत सारे आरएनए मिलके डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा हमारे आरएनए स्ट्रक्चर में के सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है। म्यूटेशंस अराइज स्पॉन्टेनियसली एट लो फ्रीक्वेंसी ओइंग टू द केमिकल इनएबिलिटी
सॉरी इंस्टेबिलिटी ऑफ प्यूरिन एंड पैरिमिडीन बेसिस एंड टू एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली एट लो फ्रीक्वेंसी, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली धीरे 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 क्या होता है, कई बार में उसमें बदलाव आते हैं और बहुत ही इसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। बहुत सारे जो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें पूरे तरीके से चेंज नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि किसी एक ही जीन में, सिंगल जीन में ही कोई चेंजेस आ जाए या 5 जीन में उसमें आ जाए। ठीक है, देन है बेसिकली ये क्या है, कैसे होता है, केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। ठीक है, इनमें इनस्टेबिलिटी के कारण से होता है, या बोल सकते हैं अपन केमिकल इम्बैलेंस के कारण से हो सकता है। वो केमिकल इम्बैलेंसेस कई कारण से हो सकते हैं, कभी कभी कोई मेडिसिन के कारण से हो सकते हैं, कभी कभी किसी एक्सपोजर के कारण से हो सकते हैं। नेचुरली एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर सच एस अल्ट्रावायलेट लाइट एंड केमिकल कार्सिनोजेंस। ठीक है, कभी कभी ये जो जीन में म्यूटेशन क्यों होता है, जीन को हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं किसी ऐसे एक्सपोजर के पास ले जाकर, अपने शरीर को, अपने बॉडी को या अपने लाइफस्टाइल को हम लोग ऐसे एक्सपोजर के पास ले जा रहे हैं जिसके कारण से जीन को मजबूरन चेंज होना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, हो सकता है कि हम लोगों का जो आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे कुछ परेशानी हो, एयर में भी हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल में भी हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सन एक्सपोजर हो, ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशन हम लोग को एक्सपोजर में होंगे, या किसी प्रकार का केमिकल कार्सिनोजेंस, कई प्रकार के केमिकल्स एजेंट हैं जो कि हम लोग नोइंगली या अननोइंगली इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, हमको पता है इंडिया में फूड को जब प्लेट में दिया जाता है, फूड को रेस्टोरेंट्स में कितना सुंदर कलर दिखता है उसका। तो वो कलर क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि उसको उतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है केमिकली ट्रीट करके। ठीक है, या कोई प्रकार का उसमें कलर डाल के। तो कई कलर परमिटेड होते हैं और कई कलर नॉन परमिटेड होते हैं। तो अगर इस तरीके के एजेंट्स अगर जाएंगे हमारे फूड में तो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमको कैसा फूड लेना है, हेल्दी फूड लेना है। ठीक है, देन जेनेटिक डिसऑर्डर इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा आर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि एक सिंगल जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण से हो सकते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया इंडिया में हाईली अफेक्टेड है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर 3rd नंबर पे झारखंड आता है। एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सब एक सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण से हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिवेंशन अपन कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जीन में म्यूटेशन हुआ है क्या। ठीक है, देन है सेकेंड प्रिवेंशन, जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, हमारी जीन का टेस्ट करवाना कि हमारा जीन सही क्वालिटी या किसी प्रकार का डिफेक्ट तो उसमें नहीं है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई पीपल्स प्रीडिस्पोजिशन या रिस्क फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोगों को टेस्ट करना है अपने जेनेटिक को कि हम लोग किसी प्रकार के रिस्क में तो नहीं है, किसी प्रकार के डिजीज़ के रिस्क में तो नहीं है, स्पेशली सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, जो कि आमतौर पे जेनेटिक डिजीज़ में सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस काफ़ी कॉमन है, कैंसर काफ़ी कॉमन है। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग के बहुत कैटेगरी हैं। ठीक है, तो उसमें एक कैटेगरी आता है जेनेटिक टेस्टिंग में आरएनए टेस्टिंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें कि जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, कैन ऑल्सो इंक्लूड मेजरिंग द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक चेंजेस सच एस आरएनए एनालिसिस, या कोई प्रकार का जेनेटिक चेंजेस तो नहीं है, जैसे कि आरएनए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस तो नहीं है। तो अगर हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग का जीन जो है वो सही है या नहीं है। स्पेशली ये किस में फ़ायदेमंद होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ठीक है, वो चाहती कि अपने बच्चे का जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं। ठीक है,
तो बहुत सारे आज के डेट में ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जो कि फीटस से सैंपल लेके जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसमें ऐसे सारे डिजीज़ के जीन्स अवेलेबल तो नहीं हैं, ठीक है। देन है जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। आप लोग को पता है कि काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि एक एक्सपर्ट किसी एक सफ़रर पर्सन को उस डिज़ीज़ से या उस प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए कई प्रकार के काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं। कभी कभी वो प्रिवेंटिव हो सकते हैं, कभी कभी वो रिहेबिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द डायग्नोस्ड जेनेटिक कंडीशन और डिसीज़, ठीक है। ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को या सामने वाले पर्सन को कि जो भी डायग्नोसिस किया गया है, जेनेटिक टेस्टिंग किया गया है, जेनेटिक स्क्रीनिंग किया गया है, उसके फाइंड आउट क्या हुए हैं, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल, कपल एंड फैमिली understand and adopt to the medical, psychological, familial and reproductive implications of the genetic contribution to the specific health condition, ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग में ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मतलब एक पर्सन है या एक कपल हो सकता है, उनको हमको समझाना है कि आपको ये बीमारी है और इसको हम कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। अक्सर ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कपल्स के लिए कि सपोज़ किसी का मैरिज प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का फैमिली हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके फैमिली में, लड़के के पक्ष के फैमिली में और लड़की पक्ष की फैमिली में कोई प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ रही होगी क्या, ठीक है। तो अगर दोनों के फैमिली में सेम जेनेटिक डिजीज़ अगर अवेलेबल रही होगी तो डेफिनेटली है कि उन लोग कैरियर रहेंगे उस डिज़ीज़ के लिए। और अगर ये दोनों सेम जीन वाले पर अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनका आने वाला फ्यूचर जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी पक्के तौर पर कैरियर रहेगा उस डिज़ीज़ का, ठीक है। तो अगर हम लोग काउंसलिंग कर दें पहले ही, ठीक है, कि आप लोग शादी ना करिए, आप दूसरे से शादी करिए, दूसरे से शादी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि हम लोग वो डिज़ीज़ के ऑकरेंस को रोक दें। कभी कभी अगर शादी हो भी गई है और अगर वैसा भी है तो हम लोग उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो लोग टेस्ट ट्यूब बेबी अडॉप्ट कर ले सकते हैं या बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि ये डिज़ीज़ को होने से रोका जा सके, ठीक है। ये है जेनेटिक काउंसलिंग। देन है अवॉइड कॉन्सेजिनियस मैरिज, ठीक है। कॉन्सेजिनियस मैरिज क्या होता है कि यूजुअली जो है कई कम्युनिटीज़ में अपने ब्लड रिलेटिव से मैरिज कराया जाता है। वो हो सकते हैं उनके कज़न्स हों, चाहे पापा के साइड से हों, चाहे मम्मी के साइड से हों, या चाहे उनके सिबलिंग्स हों, ठीक है। तो इनके बीच में मैरिज कराया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादातर चांसेस होता है कि इनमें डिजीज़ आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। अवॉइड मैरिज विथ ब्लड रिलेटिव्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज़, ठीक है। इसमें हम लोग का ये फोकस होता है कि उनका ब्लड रिलेटिव से शादी रोका जा सके ताकि डिजीज़ के जो चांसेस हैं, ऑकरेंसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको रोका जा सके। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ कंटेजियस पेरेंट्स आर at risk of a host of disease like cancer, mental disorders, hypertension, hearing deficit, diabetes mellitus, epilepsy, asthma, leukemia, beta thalassemia, congenital and non-congenital heart disease। तो अगर हम लोग सेम ब्लड रिलेटिव्स में शादी करते हैं और उनमें ये सारी डिजीज़ जो मैं अभी पढ़ा, ठीक है, ये सारे डिजीज़ अगर होंगे तो चांसेस हैं कि इनमें वो कैरियर के तौर पर काम करेगा और नेक्स्ट जनरेशन में भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो हम लोगों को ध्यान यही रखना है कि ब्लड रिलेटिव्स में शादी नहीं करवाना है, ये इसके लिए एनकरेज करना है लोगों को, ठीक है। स्पेशली साउथ में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ऐसा कस्टम है कि मम्मी के भाई से उनकी बच्चों की शादी होती है, ठीक है, मतलब मामा से आमतौर पर शादी होती है। कई कम्युनिटीज़ में कस्टम है कि उनके कज़न से होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हिली एरिया में देखेंगे तो वहाँ पर भी एक ट्रेडिशन है कि वो लोग अपने ब्लड रिलेटिव से भी शादी करते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ में, मंगोलियंस में ख़ास तौर पर। देन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ से हमको पता है कि हमारा इससे डीएनए स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, हमारा आरएनए स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, हमारा जीन ख़राब हो सकता है,
उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक तौर पर प्रोटेक्शन ले लें। जैसे कि हमको पता है कि हमको बरसात के पानी से भीगने से बचना है तो हमको छाता यूज़ करना है, तो डेफिनेटली है कि हम लोग उसके रिस्क को काफ़ी हद तक, भीगने के रिस्क को कम कर सकते हैं। सेम यही काम यहाँ पे करता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फ्रॉम म्यूटाजीन्स, एक्सरे, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सेस सनलाइट एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे कि कोई एक एक्सरे टेक्नीशियन है, वो बार बार एक्सरे के संपर्क में आता है। ठीक है, कोई एक पेशेंट है जिसका बार बार एक्सरे हो रहा है, तो जितने ज़्यादा एक्सरे होगा, जितना ज़्यादा उसके बॉडी में एक्सपोजर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसका जीन या उसका आरएनए स्ट्रक्चर डैमेज होगा। ठीक है, या बहुत ज़्यादा सनलाइट, पूरा समय वो सनलाइट पे ही अपना समय बिताते हैं, उससे भी बहुत हद तक चांसेस हो सकता है। ठीक है, टिपिकली दीज आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू अ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एस रेडिएशन और अ सिगरेट स्मोक। ठीक है, ये कभी कभी रेडिएशन भी हो सकता है। हमको पता है कि हमारे घर में ढेर सारे अप्लाइंसेस ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जिससे रेडिएशन निकलता है। एसी है, ठीक है, फ्रिज है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन है। इससे क्या होता है, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। अगर हम उनके संपर्क में बहुत लंबे समय तक आ जाते हैं तो क्या होगा, हम लोगों में चांसेस है कि कोई ना कोई प्रकार के जीन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, हम लोग पहले भी देखे थे कि एक सिंगल जीन में भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण से आगे चल के हमारा जो जनरेशन है उसके जीन में भी वो एबनॉर्मेलिटीज़ कंटिन्यूसली चलती है। ठीक है, और इवन सिगरेट स्मोक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर कंटिन्यूस के स्मोक के कांटेक्ट में कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसके लिए बहुत, जो पी रहा है उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह है, जो उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। डिजीज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस एनवायरमेंटल एक्सपोजर इंक्लूड लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर बहुत हो रहा है सिगरेट स्मोकिंग से, हमको पता है। ठीक है, देन मेलानोमा एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, ये सारे डिजीज़ होने के चांसेस है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में यही है कि हम लोग एक्सपोजर से बचें। ठीक है, किसी भी प्रकार का रेडिएशन से हम लोग बचें, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है मोबाइल टावर से दूर रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग कम से कम एक्सरे करवाएं। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी प्रकार का जो स्मोक है, उसके एक्सपोजर से भी हमको कंटिन्यू अगर रहते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेना है। देन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हम किसी भी बीमारी को अपन पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे, उतना अच्छा इसका ट्रीटमेंट अपन लेके आ सकते हैं। अपन पहले ही पढ़े थे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, है ना, तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके डिजीज़ को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ अ जेनेटिक कैरियर, प्रीनेटल डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, जेनेटिक कैरियर, हमको पता है कि एक पर्सन सिकल सेल एनीमिया से उसको वो डिज़ीज़ है, तो वो क्या काम करेगा, कैरियर का काम करेगा, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बीमारी दे सकता है। ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है, जब बच्चे फीटस होता है, ठीक है, या अगर वो प्लांट बेबी है और वो किसी भी तरीके का टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो भी उसका प्रीनेटल डायग्नोसिस किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आज के डेट में अवेलेबल हैं मॉडर्न साइंस के समय पे, कि हम लोग फीटस का भी सैंपल लेकर क्या कर सकते हैं, उसके जीन को स्टडी कर सकते हैं कि क्या इनमें, इनके मदर फादर में जो भी जीन एबनॉर्मेलिटीज़ थी वो बच्चों में भी है क्या। ठीक है, देन स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न, या बच्चा जब पैदा होता है तब भी उसका स्क्रीन कर सकते हैं, ताकि डिज़ीज़ को एकदम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि कई चीज़ों में अभी देखा गया है कि जीन थेरेपी जो है, और कई बार जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उसके ज़रिए हम लोग ऐसे ऑकरेंसेस को होने से रोक देते हैं। ठीक है, प्रीनेटल टेस्ट इंक्लूड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, अल्ट्रासाउंड, एम्नियोसेंटेसिस, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग जिसको CVS बोलते हैं, एंड परक्यूटेनियस अम्बलाइकस ब्लड सैम्पलिंग। ठीक है, कोई जो बच्चा है ना, फीटस है, उसके लिए सैम्पलिंग। देन है प्री इम्प्लांट स्टडीज़ आर यूज्ड ओनली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू डायग्नोस अ जेनेटिक डिजीज़ इन अ एम्ब्रियो बिफोर इट इज़ इम्प्लांटेड इनटू द मदर्स यूट्रस। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, ब्लड स्टडीज़ भी है, अल्ट्रासाउंड भी है,
एमनियोसेंटेसिस भी है, CVS भी है, PUBS भी है, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग डिज़ीज़ को आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। लास्ट इसमें है जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग जहाँ पर भी आता है या स्कैनिंग वर्ड जहाँ पर भी आता है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमको पता है कि कौन सा डिज़ीज़ किस पर्सन को होने का चांसेस है। कैसे पता है? वो उसके रिस्क फैक्टर में आता है कि नहीं आता है। सपोज़ उसके पापा मम्मी को डायबिटीज़ था, तो पक्के तौर पर हम लोगों को जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको जाके टेस्ट करवाना चाहिए अपना कि क्या मेरे को हाइपरटेंशन है, ठीक है। स्पेशली जब वो 35 ईयर से ज़्यादा के हो जाते हैं तो उनको हर साल कराना चाहिए, ठीक है। हर साल उनको हर 6 महीने में उनको अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। हर साल कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। या अगर पापा मम्मी को सिकल सेल अनीमिया है तो बच्चे को भी कराना चाहिए। पापा मम्मी को थैलेसीमिया है, पापा में या मम्मी में से किसी को या फैमिली में से किसी को भी है, पिछले जनरेशन में भी, कज़िन्स में भी, तो भी कराना चाहिए, ताकि इस ऐसे डिजीज़ को अर्ली स्टेज में ही अपन स्क्रीन करके पहचान सकें, ठीक है। मास जेनेटिक डिजीज़ डिटेक्शन स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कम्युनिटी पीपल टू डिस्कवर अनडायग्नोस्ड जेनेटिक डिजीज़ केसेस, ठीक है। बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ ऐसे हैं जो कि लोगों में हैं लेकिन वो आज तक अनडायग्नोस्ड कंडीशन में है, क्योंकि अभी उनको उससे प्रॉब्लम चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए हम लोग स्क्रीन प्रोग्राम कहलाते हैं। मास स्क्रीनिंग, बड़े पैमाने पर हज़ारों लाखों लोगों का स्क्रीन किया जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों का स्क्रीन किया जाता है जो उसके रिस्क में है। बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को स्क्रीन किया जाता है जो कि किसी खास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर से के साथ चल रहे हैं, ठीक है, ताकि उस जेनेटिक डिजीज़ को अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक यूजेनिक्स, ठीक है, जो कि टोटली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। यूजेनिक्स, इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, देन है कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे 7 मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग का टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में यूजेनिक्स, ठीक है। तो यूजेनिक्स भी एक ऐसा चीज़ है, जेनेटिक बीमारी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।